हेलो व्यूअर्स, आज से हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की। बोर्ड एग्जाम आपकी होगी 22 फरवरी को। विज्ञान विषय का पेपर है और यह जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड के साथ ही। तो पहला जो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1, और इस अध्याय पे कुल 7 नंबर के अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, इस अध्याय से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 7 नंबर जो है यह वैकल्पिक प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर का भी प्रश्न यहाँ हो सकता है, क्योंकि इस बार बोर्ड द्वारा हर अध्याय में से कितने कितने अंक के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये नहीं बताया गया है कि 4 नंबर का क्वेश्चन किस अध्याय से आएगा या 3 नंबर का क्वेश्चन किस अध्याय से आएगा। तो हमें संपूर्ण तैयारी ही करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसका पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना या नमक का पानी में घुलना। तो इसमें एलपीजी का जो दहन है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता उन्हें कहते हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण होगा उन्हें कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे बर्फ का जो पिघलना है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन लोह पदार्थों में जंग लगना यह रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना भी रासायनिक है और कागज का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। अगला है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि। तो किस कारण से सड़ जाते हैं? तो वे विकृत गंधिता के कारण सड़ जाते हैं, विकृत गंधिता के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2Fe2O3, यहाँ पे आएगा 2O3 प्लस 2Al, इससे बना है Al2O3 प्लस 2Fe। तो एक रासायनिक समीकरण हमें दे रखा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया हमें बतानी है। तो यहाँ देखो, Fe के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे O मतलब ऑक्सीजन Fe के साथ था, और इसकी एल्यूमिनियम Al से अभिक्रिया हुई। तो अभिक्रिया होने पर आयरन जो Fe जो है इससे ऑक्सीजन निकल गया और ये अकेला रह गया। ठीक है, Fe यहाँ पर Fe है और ये जो ऑक्सीजन था ये एल्यूमिनियम के साथ आ गया, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगला है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? इसका उत्तर है एक्वा रेजिया। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया। अगला है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं मतलब रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है जरूरी नहीं है, तो वह है आकार में परिवर्तन। ठीक है, यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अगला है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया जो होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। अगला है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लोह उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। तो ये जो चूर्ण है यह वास्तव में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएं कहलाती। तो जहां ऊष्मा निकलती वो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता उन्हें अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जहां आयनों का आदान प्रदान होगा वे कहलाएगी आयनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आयनिक अभिक्रिया। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अगला है, लोहे की वस्तुओं को से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाते हैं। इसके बाद है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है
अभिक्रिया कहलाती। तो एकल अभिकर्मक मतलब एक ही जो अभिक्रिया करने वाला टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना देगा, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट लगाते हैं, तो संक्षारण को हम सामान्य भाषा में जंग कहते हैं। लोहे की वस्तु पर जो जंग लग जाती है उसे संक्षारण कहा गया है। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें पहला है, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस होती है हाइड्रोजन। अगला है, हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अपचयन। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनिए। इसमें पहला, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यह कथन असत्य। ठीक है, असत्य कथन असत्य। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया, यह कथन असत्य है। इसके बाद जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यह भी असत्य है। श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यह सत्य है। और लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है। तो यह असत्य, क्योंकि लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाने वाला। तो बहुत आसान है, खंड और खंड ब। सबसे पहले खंड अ के ये पांचों हम पढ़ लेंगे। उष्मा के द्वारा अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन, उष्मा का अवशोषण, उष्मा का उत्पन्न होना। खंड ब में है उष्माशोषी अभिक्रियाएं, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। तो बहुत आसान है, आपको मिल ही गए होंगे। जैसे उष्मा के द्वारा अपघटन तो उष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन, उष्मा का अवशोषण उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्मा का उत्पन्न होना उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी, क्योंकि यह पूरा जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाओं पर ही आधारित है, इसलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद मतलब एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ एस लिखा मतलब सॉलिड ठोस कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे जी लिखा मतलब गैस, ऑक्सीजन गैस के रूप में है, कार्बन सॉलिड है। यहाँ पर इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो CO2 बन गया, CO2 गैस के रूप में है। तो यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे दो तत्व थे, कार्बन था और ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ही उत्पाद बना है। तो इस प्रकार से यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होगा और दूसरे का अपचयन होगा, एक का उपचयन एक का अपचयन होगा। तो देखो यहाँ पे उदाहरण से हम समझ लेंगे। यहाँ पे Fe2O3 प्लस 3CO। तो यहाँ पे Fe2O3 जो है सॉलिड है, 3CO गैस के रूप में था, और इसका जब अभिक्रिया हो गई तो यहाँ पे बना 2Fe। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था इसके साथ में, ऑक्सीजन निकल गया आयरन से, Fe से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे इसका तो हो गया अपचयन, और 3CO2 बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन इससे आके मिल गया, तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आकर मिल गया, तो इसका हो गया उपचयन। तो इस प्रकार वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसके बाद जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय का, वह है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो,
तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है और उस नियम के कारण ही हम जब कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से बताते हैं तो उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे उदाहरण भी देंगे हम। CuSO4 प्लस Fe, इनकी अभिक्रिया हो गई तो बन गया है FeSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 4 था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 ही थे, Fe यहाँ 1 ही था, Fe यहाँ पे भी 1 है, S यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और Cu यहाँ 1 है और Cu यहाँ पे भी 1 है। तो इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर है तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं। जब भी कोई तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ है तो वो वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहेगा तो उसमें उपचयन हो जाता है और उसके कारण उसका स्वाद और उसकी गंध बदल जाती है और इसे ही विकृत गंध या विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बाद 4 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में वह है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या? उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हमने आगे भी समझा था, फिर से देख लेंगे, बहुत ही आसान है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा यदि निकल रही तो ऊष्माक्षेपी होगी, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है CH4 प्लस 2O2 और इससे बन गया है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो यहाँ ऊर्जा निकली है ऊष्मा के रूप में, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण है 2PbNO3 होल 2, ये सॉलिड है और इसकी अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे जो ऊष्मा का शोषण होगा मतलब ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, मतलब ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, उससे बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इस प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे ताप, ठीक है, ताप की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण से बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षारण वाला अधिकतर एग्जाम में आता है। तो संक्षारण का हम उत्तर लिखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे में जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, और दूसरा है उदाहरण है चांदी की सतह काली पड़ना। इसके बाद अगला प्रश्न है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इस प्रश्न को भी हम तैयार कर लेंगे, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण यहाँ पर हम लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया में Fe प्लस CuSO4, इससे बन गया FeSO4 प्लस Cu। तो ये Fe ने SO4 के साथ क्रिया करके FeSO4 बना लिया और Cu को अलग हो गया है, तो ये विस्थापित हो गया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। और जबकि द्विविस्थापन में हम यहाँ बताएंगे उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2, इनकी अभिक्रिया हो गई तो ये 2NaCl प्लस BaSO4। तो यह Na जो है सोडियम है, इसने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लिया, और ये जो बेरियम है इसने SO4 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बना दिया। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया यह है।
तो इस प्रकार अध्याय 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार कर लिए हैं और अब हम विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के वीडियो रोज ही आएंगे 10वीं बोर्ड की तैयारी के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।